अच्छा, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है जैसे मैंने कहा था कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक उसमें ये हम पढ़ेंगे कि नाम, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम अगर दे दें तो किस तरह से नाम दे दें। जनरली हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे स्ट्रीट्स होते हैं या फिर हमारी टाउन होती है उनको हम मुख्तलिफ़ ऐसे हिस्टोरिक शख्सियात या फिगर्स के नाम उनको दे देते हैं कि फ़लाना स्ट्रीट, फ़लाना जो है एक शहीद यूसुफ़ी स्ट्रीट है, ठीक है। या बाज़ार की तरफ जाए जिना M.A. जिना रोड है तो वो मोहम्मद अली जिना रोड के, फिर इसी तरह से फ़ातिमा जिना है। तो ये सारे ये हिस्टोरिक फिगर्स है, तारीख़ी शख्सियात हैं, इनके कारनामे हैं और उन्हीं की याद में जो है उसको सड़कों को या बड़े बड़े रोडों को नाम दी। लेकिन हम जब केमिस्ट्री में बात करते हैं कि केमिस्ट्री में चूँकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने डिस्कवर होने होते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक नेमिंग का तरीक़ा होना चाहिए। चूँकि हमने कहा था कि जब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू हुई है या जो फ्रेडरिक वोलर की कारनामे या इन्वेंशन के बाद, तब से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए गए हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम रैंडम नाम दे दें तो ये हमारे पास नामों की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी। उसको अगर हम सिस्टमेटिक यानी एक तरीक़े से एक सिस्टम के तहत अगर नाम दे दें तो वो सिस्टम बड़ा फिर आसान होगा। जितने अनडिस्कवर्ड कंपाउंड्स होंगे, जब वो डिस्कवर होंगे तो उसका एक पहले से एक सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए हम उसको नाम देंगे। यहाँ पे जो सिस्टम हम इसको नेमिंग का डिस्कस कर लेंगे वो बड़े आसान है और अभी आपको 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह सारी आपको आ जाएगी कि किस तरह से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। हम सिर्फ कार्बन को यहाँ पे नेमिंग में कंसीडर कर लेंगे, नो हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को कंसीडर करना है, फिर उसके लिए एक कार्बन के लिए 2 कार्बन 3 और इसी तरह से 10 वग़ैरह वग़ैरह के लिए हमारे पास ग्रीक रूट नेम मुख्तस होते हैं, ठीक है। यूनानी जो उसका रूट यानी जो असल जहाँ से नाम लिया जाता है वो सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं और उसी के साथ हम फिर आगे ये देखते हैं कि क्या वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अलग सफिक्स हम देंगे। तो यहाँ पे हम फिर सफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है सफिक्सेस डबल सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन होगी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होगा, YNE वाली। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं कार्बन, आपने इसको सुनना भी है और सुनने के साथ साथ आपने इसको गौर भी करना है कि किस तरह से एक कार्बन, 2 कार्बन और उसकी नेम है। नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कार्बन। एक कार्बन के लिए जो रूट नेम होगा वो मिथ होगी, ठीक है। और उसके लिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए मैं सामने लिखूँगा, यहाँ पे एन आ जाएगी, ये सफिक्स होगा, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड होगी तो इन सफिक्स आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास आइन सफिक्स इस्तेमाल होगी, ये। तो ये हमारे पास है सिंगल। एक कार्बन के लिए हम आगे नाम भी देंगे, मैं फिल वक्त सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड के हवाले से बात कर लूँगा। तो ये होगा मीथेन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास 2 कार्बन। याद रखना है आपने यहाँ पे कार्बन की तादाद जितनी भी होगी, ईथ, 2 कार्बन ईथ, राइट। सिंगल बॉन्ड में सफिक्स एन आएगा और आगे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि कितने हाइड्रोजन आएगा। 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन होंगे। उसकी स्ट्रक्चर मैं अभी भी आपको बता दूंगा, आगे भी उसको डिस्कस कर लेंगे। तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, ईथ, उसके नाम के आखिर में क्या आएगा, ईथेन। और ईथेन, मीथेन की अपनी स्ट्रक्चर जो होती है ये मीथेन है, CH4 कल भी डिस्कस किया था। ये हमारे पास है ईथेन, यानी इसमें 2 कार्बन है।
अभी मैंने कहा कि 2 कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं इनको छोड़ के बाकी सारे हाइड्रोजन लगेंगे इसके साथ। इसी तरह से 3 कार्बन, इसके लिए लफ्ज़ प्रॉप इस्तेमाल होगा, ठीक है। 4 कार्बन के लिए लफ्ज़ ब्यूट इस्तेमाल होगा। 5 कार्बन के लिए पेंट इस्तेमाल होगा। 6 कार्बन यहाँ पे हैग्स होगी, ठीक है। 7 कार्बन जो है हेप्ट होगी। 8 कार्बन जो है ऑक्ट होगी और 9 कार्बन जो है, इसी तरह से 10 कार्बन ये डैक होगा, ठीक है। तो सिंगल बिल्कुल इसी तरह से हम आगे जाएंगे और इसकी जो स्ट्रक्चरिंग आपको यहाँ पे मैंने 2 कार्बन का बताया है, 3 कार्बन का भी इसी तरह से होगा। पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ऊपर नीचे हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड आपने उसको सेटिस्फाई करना है विद हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स आप लोगों ने लगा के बाकी के बॉन्ड सेटिस्फाई करने। तो आपके पास जो है यहाँ पे इस कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होगा, प्रोप 3 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस कंपाउंड को क्या नाम देंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा? प्रोपेन कहेंगे। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सबके बीच में और बाकी जो ऊपर नीचे और टर्मिनल या आखिरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? ब्यूटेन कहेंगे। इसी तरह से 5 कार्बन को पेंट, और फिर मैं पेंटेन की यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको दूंगा। ये हमारे पास है कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। यही बात अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हर कार्बन की 4-4 बॉन्डिंग होती है और हर कार्बन जो है अपने 1-1 बॉन्ड या 2-2 बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ यूज़ कर लेंगे, बाकी जो 1-1 या 2-2 बचेगा वो हाइड्रोजन के साथ एडजस्ट होगा। ये हमारे पास है पेंटेन। इसी तरह से आप 6 कार्बन, अगर वो 6 कार्बन होगा कहीं पे वो हेक्स कहेंगे, अगर वहाँ आप देख ले सिंगल बॉन्ड है तो वो हेक्सेन होगी। 7 कार्बन, ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होगा, ठीक है। तो हेप्ट और आखिर में हम एन सिंगल बॉन्ड अगर होगी तो हेप्टेन आ जाएगा। फिर हमारे पास 8 कार्बन के लिए ऑक्स होगा और सिंगल बॉन्ड होगी ऑक्टेन आ जाएगी। 9 कार्बन के लिए नोनेन होगा, 10 कार्बन के लिए डेकेन होगा, ठीक है। ये हमारे पास है। आप डेकेन भी बना सकते हो, आप ऑक्टेन भी, बिल्कुल तरीका है जिस तरह से मैंने ईथेन, मीथेन और साथ में पेंटेन बनाया, इसी तरह से आप हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ये सारा आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करना है, इसको आपने ख़ुद बनाना है। इसी तरह से अगर कहीं पे डबल बॉन्ड हो, याद रखना है डबल बॉन्ड से फिर हाइड्रोजन की तादाद कम हो जाएगी। मैं यहीं पे कहीं पे एग्जांपल इसको समझाने की कोशिश कर लूँगा। ईथ जहाँ पे 2 कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है, आप ख़ुद देख ले, देखने के बाद आप अंदाज़ा कर लेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के केस में कि हाइड्रोजन कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ये इजाफी यहाँ पे हाइड्रोजन लगता था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगना होता था, लेकिन अब कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए, इसके सिर्फ 2 बॉन्ड खाली है अभी। जो ये 2 बॉन्ड ये हर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एडजस्ट कर लेगा। तो इस कंपाउंड को हम इसका रूट नेम वही ईथ होगा और इसके नाम के आखिर में सफिक्स आ जाएगी ईन, इसको हम ईथीन कहेंगे। जो ईथीन होगा, याद रखें ईथीन, फिर दूसरा मेंबर प्रोपीन होगा, फिर ब्यूटीन होगी। यानी प्रोपीन के केस में अगर प्रोपीन की स्ट्रक्चर हम देखना चाहे तो ये हमारे पास प्रोपीन होगी। लेट्स सपोज दिस इज प्रोपीन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी और ये हमारे पास है दिस इज प्रोपीन। अब आप देख लें कि प्रोपीन में 1 2 3 कार्बन, प्रोप ईन इसलिए मैंने लगाया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में आप हर हाइड्रोजन को गिन लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 4 4 आपको नज़र आएगी। तो ये प्रोपीन है। इसी तरह से आप ब्यूटीन, पेंटीन, 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए पेंटीन, 6 कार्बन के लिए हेक्सीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टीन और 8 कार्बन के लिए ऑक्टीन, 9 कार्बन के लिए नोनीन, 10 कार्बन के लिए डेकीन। ये सारे जो है आपके पास डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड हो पाया जाएगा। फिर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ले तो ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन की तादाद मज़ीद कम हो जाएगी। ये हमारे पास ईथ है, यानी 2 कार्बन। अच्छा, ये ईथेन है, ईथीन है, क्या है?
इसका फ़ैसला इसका बॉन्ड डिसाइड कर लेगा, फ़ैसला करेगा। तो यहाँ पे चूँकि 3 बॉन्ड है, लिहाजा हम इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ईद के आखिर में सफ़िक्स YNE यूज़ कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे YNE, तो आइन जो है इसका सफ़िक्स होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ईथाइन। अगर यहाँ पे कार्बन की तादाद 3 होगी तो उसको हम प्रोपाइन कहेंगे। अगर कार्बन की तादाद 4 होंगी तो वो उसको हम ब्यूटाइन कहेंगे। 5 कार्बन पेंटाइन, 6 कार्बन हेक्साइन, 7 कार्बन हेप्टाइन, 8 कार्बन ऑक्टाइन, 9 कार्बन नोनाइन और 10 कार्बन डेकाइन। ये हमारे पास है वो तमाम कंपाउंड जिसके लिए हम ये कहते हैं कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगी, लेकिन फ़र्स्ट शर्त यही है कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए या एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कंपाउंड्स मुख्तलिफ़ क्लासों से ताल्लुक़ उसका होगा। अब एक और चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे सफ़िक्स ANE आ जाए, ठीक है, उस ये जितने भी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे के सारे एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनका ताल्लुक़ है। सब के आखिर के नाम के आखिर ANE आ जाता है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का ताल्लुक़ जो है वो एक और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनका ताल्लुक़ है, उसको हम कहते हैं अल्कीन। यानी सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसके क्लास का नाम है, उसके फैमिली का नाम है अल्केन, और डबल बॉन्ड वाली को हम क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम अल्काइन कहते हैं। ये हमारे पास है 3 किस्म के क्लासेस और 3 किस्म के क्लासेस और यहाँ पे ढेर सारे कंपाउंड्स। एंड आई होप कि यहाँ तक ये बातें आपको समझ आए। फिर इससे ये मैंने बीच में इसलिए इसको करवाया क्योंकि आगे जो हम कुछ कंपाउंड डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये सारी बातें जो मैं कंपाउंड लिखूँगा आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, ये क्या है वो क्या है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे कोई सख्त ये चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने नंबर ऑफ़ कार्बन याद रखना, रूट नेम याद रखना। 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन इसी तरह से हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ये आपने सिर्फ ये कर, बाकी सिंगल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखना है, एन, ईन और आयन आखिर में, नाम के आखिर में लगाना। हम जानते हैं कि जब भी हम केमिस्ट्री की दुनिया की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की दुनिया में केमिकल रिएक्शन इतनी इम्पोर्टेंट होती है, वो भी मालिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितना कि साइंस की फंडामेंटल्स इटसेल्फ। साइंस की बुनियाद जहाँ एटम पे और मालिक्यूल पे बहस करती हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन भी उसी लेवल पे, उसी माइक्रो लेवल पे हो रही होती हैं, जिसको बड़े लेवल पे या किसी बाल्टी के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर हमें कोई चीज़ जो है चेंज या कलर चेंज या हरारत का पैदा होना या ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो अब हम जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द केमिकल रिएक्शन की एक वसी अरीज़ जो है, एक आप कह सकते हो एग्जांपल्स हैं। आप प्लांट्स को देख लो, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फल बन रहे होते हैं, फल के अंदर जो है स्टार्च स्टोर हो रही होती है, स्टार्च डिकम्पोज होकर ग्लूकोज बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और फिर द रेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कहने का मकसद ये कि ये जो सारे रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं बायो केमिकल रिएक्शंस। या जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, NaCl बनेगी, नमक बनेगा, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, और साथ में H2O बनेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम मीथेन को, ठीक है, मीथेन को किसी तेल के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ जो ऑर्गेनिक हो उसके साथ उसकी रिएक्शन करवाएं
तो क्या ये रिएक्शन और उस पहले वाले रिएक्शन के स्पीड के अंदर क्या फ़र्क होगा? देखिए, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान होने वाले रिएक्शंस को हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। अमूमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसके ऊपर अमूमन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो पाए जाते हैं, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मुखालिफ कंपाउंड का, मुखालिफ का मतलब है HCl और NaOH, ये एक दूसरे के मुखालिफ कंपाउंड्स हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में NaOH का जो सोडियम पॉजिटिव है, HCl का क्लोराइड नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को बड़ी जल्दी से पहचानते हैं, जैसे इनकी बरसों की जान पहचान हो। फिर इसी तरह से HCl में हाइड्रोजन और इसी तरह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे नेगेटिव और HCl का पॉजिटिव पार्ट, ये दोनों एक दूसरे को बड़ी जल्दी से और पहचानते हैं और बड़ी जल्दी से इंटरैक्टिव फोर्सेस डेवलप करते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। लेकिन उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन की रेट बहुत स्लो होता है, नींद आ जाती है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। दो कंपाउंड्स आपस में मिले हुए हैं, रिएक्शन के लिए तैयार है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करते। क्यों? रिएक्शन होगी कहाँ से स्टार्ट होगी? जब एक कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट दूसरे का नेगेटिव पार्ट अब मालूम ही नहीं है, तो रिएक्शन शुरू होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उस रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हम फिर दो तरह से, या फिर हम कंडीशन को चेंज करते हैं। कंडीशन के चेंज का मतलब ये है कि अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसको हम हीट देते हैं, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उससे हम हीट निकालते हैं ताकि वो रिएक्शन जल्दी से हो जाए। ये कंडीशन कहलाता है। अगर उसको ऊपर प्रेशर हम डाल दें तो उस प्रेशर से वो जल्दी होते तो हम प्रेशर डालते हैं। और एक और चीज़, कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ज़्यादातर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको डाला जाता है और वो उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और उस रिएक्शन के जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, स्पीड अप हो जाता है। कैटलिस्ट आखिर में एज इट इज़ हमें मिल जाता है। तो ये सारे कंडीशंस कहलाते हैं, चाहे हम टेम्परेचर इस्तेमाल कर लें, प्रेशर इस्तेमाल कर लें, या फिर कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की रेट स्लो होती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और फिर इसलिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ताकि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो आई होप कि आपको रीज़न समझ आ गया कि रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे आइसोमेरिज्म। मैं यहाँ पे दो कंपाउंड बना रहा हूँ, आप इस दो कंपाउंड को ज़रा गौर कर लें। एक ये कंपाउंड है और फिर इसी तरह से इससे मिलती जुलती एक और कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड्स का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा था। ये है C2 कितने H है, H6O। इस कंपाउंड को आप ज़रा गिन लें, C2H6O। अब आप देख लें कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ऊपर वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप देख रहे हो कि इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। एक आम इंसान इन दोनों कंपाउंड्स को एक ही तरह से पढ़ और समझ सकता है, लेकिन दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और दोनों मुख्तलिफ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। एक का ताल्लुक़ ईथर फैमिली से है, एक का ताल्लुक़ अल्कोहल फैमिली से। ये इथाइल अल्कोहल, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल अल्कोहल। इसका भी C2H6O है, इसका भी C2H6। ये है डाई मिथाइल ईथर, डाई
मीथाइल ईथर। डाईमीथाइल ईथर जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्कोहल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं ईथाइल अल्कोहल। कहाँ इस्तेमाल होता है? फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल से मुराद है दवा साजी के जो भी कारखाने हैं, जो भी, तो दवा साजी में इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल होता है। और डाई मीथाइल ईथर जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और आप दोनों को देख ले कि इस्तेमाल तो थोड़ी सी आपको समझ आ गई कि एक सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल करने के लिए एक सॉल्वेंट जो है वो ईथर होगा। अच्छा, मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा कि आप करेंगे कैसे। एक सॉल्वेंट आपने देखा होगा जो लड़कियां नेल पॉलिश इस्तेमाल करती, वो नेल पॉलिश एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो पेंट हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने देखा होगा ये ऑर्गेनिक पेंट हो या नेल पॉलिश हो, वो सिर्फ ख़ास किस्म के हर पानी और हर चीज़ से नहीं होती हैं, वो ख़ास किस्म के सॉल्वेंट से वो उतरती है। और वो जो सॉल्वेंट जिसको आप नेल पॉलिश रिमूवर कहते हो वो एसीटोन होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके मुकाबले में आप ईथर भी इस्तेमाल करते, लेकिन ईथर ऐसा होता है कि ये केमिकल रिएक्शन वाली जो कंडीशन होती है, जहाँ केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, तो ये तो फिज़िकल हैंडलिंग है, आप अपने हाथों पे इस्तेमाल कर, उसमें एसीटोन जो बड़ी तेज़ और चुभने वाली बू होती है ना उसकी, एसीटोन की, वो आप रिमूव कर। ईथर जो है वो थोड़ी सी एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट के हामिल होता है। एनेस्थेटिक का मतलब ये है कि वो थोड़ी सी बेहोश करने वाली होती है, तो उसको आप इस्तेमाल करके, समटाइम्स कहा जाता है कि बहुत सारे मुल्कों में ये हुआ भी था कि ईथर का स्प्रे जो है लोगों ने वो जो है लूटने के लिए वो बंदे के सामने कहता है आप परफ्यूम नहीं लगाया, कितनी बुरी बात है, लगा लो, तो लगाया, वो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे हो ना गिर गया, वॉलेट, घड़ी, आईफोन सारा ना उसका उठा के, ये उठा तो बाद में देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय मतलब नंगे पाँव के और फिर कपड़ों के ना, बाकी सारा कुछ जालिमों ने ले ली। तो दैट इज़ ईथर। अब कहने का मकसद ये कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन इनका मालिकुलर फार्मूला सेम। इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके मालिकुलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं, इस मज़हर को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, और उन दो कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरी ज़रूरी बात जो आपने याद रखना है, और वो चीज़ आप जो अंदर, यहाँ अंदर की बात है जिसको आपने समझना है और जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, 4 कार्बन मुख्तलिफ़ शक्लों में आपको मिलेगा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो खसूसियात होती है, सारी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो केमिकल, वो डिपेंड करता है कार्बन और हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स के लिंकेजेस के ऊपर कि कहाँ कहाँ बॉन्ड बनी है। मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है सिर्फ कार्बन की और हाइड्रोजन और दी अदर एटम्स की तादाद के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उन एटम्स के लिंकेजेस फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि अगर ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ, आखिरी कार्बन के साथ और फिर दूसरी तरफ हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ हो, तो ये जो कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को देख ले, ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में लगी। ऑक्सीजन की पोजीशन, यानी ऑक्सीजन मुख्तलिफ़ जगहों पे जब लिंकेजेस बना लेता है तो कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। अब आपने इन दोनों कंपाउंड को एक कंपाउंड रीड नहीं करना है, इन दोनों कंपाउंड की खसूसियात, पहचान सारी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये ईथर है, एक अलग फैमिली है, एक अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अल्कोहल है, वो अलग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट कि आइसोमेरिज्म हम जो पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, और आइसोमेरिज्म की जो वजह है वो किस वजह से आइसोमेरिज्म जो है वजूद में आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपस में मिलते हैं, लिंकेजेस फॉर्म कर लेते हैं। उन मुख्तलिफ़ तरीक़े से लिंकेजेस फार्मेशन के नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड एक दूसरे से
भले ही मालिकुलर फार्मूला वाइज मिलते हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात सारी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। आई होप के दिस पॉइंट इज़ प्रीटी क्लियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर CH2 लगा लूँ, बहुत गौर से इसको देख, ये बनेगा CH2 लगाने पर ये क्या बनेगा, ईथेन बनेगा। अभी हमने पढ़ा था ईथेन 2 कार्बन वाले कंपाउंड। इसके ऊपर फिर CH2 लगाओ, क्या बनेगा, ये प्रोपेन बनेगी। मैं दोबारा वो नाम रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों में ये मुसलसल बैठता जाए, ठीक है। इसी तरह से आप फिर CH2 लगा लो, ये क्या बनेगा, ये प्रोपेन बनी है। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, ब्यूटेन बनेगी, ठीक है। ये ईथेन है और ये मीथेन है। अच्छा, चाहे हम मीथेन की, ईथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन की बात कर ले, इनमें से सब की जब हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखता है जिसको हम अल्केन का नाम देते हैं। अल्केन इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला मेंबर जो मीथेन था, उसके ऊपर सिर्फ हमने CH2 डाला, ऐड किया। CH2 ऐड करने पर हमें इसी क्लास का दूसरा कंपाउंड मिला, ईथेन मिला। इसी ईथेन के ऊपर फिर हमने CH2 डाला, ये क्या मिला, हमें प्रोपेन मिला। फिर CH2 डाला, ब्यूटेन, फिर CH2, पेंटेन। ये क्या है, इसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। सीरीज मिली ना, सीरीज का मतलब ये है कि जो मुसलसल नेक्स्ट कंपाउंड और नेक्स्ट कंपाउंड, इसको कहते हैं सीरीज। तो ये जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिले हैं, इसमें पहली बात आपने जो नोट करना है ये है कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कॉमन है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कॉमन है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड कह दे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप है, उसको भी मैं तफसील से बता दूँगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। मीथेन की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जिस तरह से वो बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता है, वो वही है जो ईथेन की है। ईथेन की वही है जो प्रोपेन की है। प्रोपेन की वही है जो ब्यूटेन की है। ब्यूटेन की वही है जो पेंटेन की है। मैंने कहने का मकसद है इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। और फिर एक और चीज़, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का क्या मतलब है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है हमने मीथेन जिस तरह से बनाया, ईथेन जिस तरह से बनाया, प्रोपेन भी उसी तरह से बनाया ना। ईथेन जिस तरह से बनाया, यानी इसके अंदर CH2 डाला, ईथेन बनी, ईथेन के ऊपर CH2 और प्रोपेन बना, फिर CH2 डाला, ब्यूटेन बनी। यानी इनके बनाने का तरीका भी सेम है। इनके फंक्शनल ग्रुप, यानी सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिस तरह से मीथेन केमिकली बिहेव करता है, ईथेन भी उसी तरह से बिहेव करता है, प्रोपेन भी उसी तरह से, ब्यूटेन भी उसी तरह से बिहेव करता है। तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिनके फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीनों सेम है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं, ये सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज, ये जो मीथेन, उससे बनी ईथेन, उससे बनी प्रोपेन, उससे बनी ब्यूटेन, सबके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, इस होमोलोगस सीरीज की वजह से आप खुद मुझे बता दें, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती? आपने मीथेन समझ लिया, पढ़ लिया, अंडरस्टैंड आपने कर ली, जो कि हम करेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में। मीथेन कैसे तैयार होता है ये भी पढ़ेंगे,
मीथेन कैसे बिहेव करता है केमिकली, किससे रिएक्ट करता है, ये भी पढ़ेंगे। मीथेन कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अगर हम एक कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझ ले, उसके बनाने का तरीक़ा समझ ले, हम बाकी सारे इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सारे एक जैसे ही होंगे। दैट मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिमिलरिटी, बिहेवियर वाइज सिमिलरिटी पाई जाती। बिहेवियर का मतलब ये है कि वो एक जैसे बिहेव करते हैं, एक जैसे तैयार होते हैं, एक जैसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, एक जैसे उनके बनाने का तरीक़ा होता है, एक जैसे बॉन्ड उनके दरमियान, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन की अगर बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं कि इनके दरमियान सिमिलरिटी पाई जाती है, एक मुशाबिहत पाया जाता है। एक कंपाउंड दूसरे से मिलता जुलता है, दूसरा कंपाउंड तीसरे से मिलते हैं। इन चीज़ों की बुनियाद किस वजह से हम कहते हैं? होमोलोगस सीरीज़ की वजह से। होमोलोगस सीरीज़ फिर क्या है? वो सीरीज़ ऑफ कंपाउंड जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड को हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। नंबर 7, कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम ऐसे भी किसी कंपाउंड का नाम ले लें, मिसाल के तौर पर मैं एक ही कंपाउंड के मुख्तलिफ नाम लूँगा ना, मिसाल के तौर पर ब्यूटेन में लूँगा। क्या है? ब्यूटेन। आपके जहन में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए CH3, CH2, CH2, CH3, 4 कार्बन, पहले और आखिरी कार्बन का 3 हाइड्रोजन, दरमियान वाले का 2 हाइड्रोजन, ये ब्यूटेन। अच्छा, इससे मिलता जुलता दूसरा कंपाउंड है आइसोब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है, 4 कार्बन इसमें भी है, लेकिन ये एक कार्बन नीचे आया हुआ है, एक ऐसे है। ये वो पहला वाला ऐसे था, कार्बन 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 कार्बन, इसमें कार्बन, बीच वाला कार्बन ये, और फिर आखिर में भी कार्बन, लेकिन चौथा कार्बन नीचे गए, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। पहला वाला है सिर्फ ब्यूटेन। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गए, फलाना। अच्छा, ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ये कह दूँ कि स्टार्च का फार्मूला लिखे, आपको पता है स्टार्च क्या होता है ना सबको, या नहीं होता किसी को? अच्छा, मैं ये बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए, स्टार्च प्लांट्स बनाते हैं, और जब दिन को सूरज की शुआएं पौधों के ऊपर मुसलसल पड़ रही होती है, तो उस दौरान पौधों के पत्ते मुसलसल काम कर रहे होते हैं और वो अपना फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना रहा होता है। कई हम कह सकते हो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ये ग्लूकोज फिर फल में या इस्तेमाल होता है, कहीं और जाता है, जड़ को चाहिए होती है, काम कर रहा होता है जड़, पत्तों को चाहिए होते हैं, पत्ते काम कर रहे होते हैं, फूल बन रहे होते हैं, फूलों में चाहिए होती है। जिधर जिधर एक्टिविटी हो रहा होता है प्लांट के अंदर, उधर उधर ग्लूकोज की सप्लाई होती है वाया जाइलम वेसल्स, जो भी आप कह दें, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ है कहते हैं कि क्या पौधे इजाफी भी खुराक तैयार करते हैं? जैसे आपने देखा होगा घर में अम्मी खाना पकाती है, वो खाना आज के लिए नहीं, वो कहता है दोपहर का भी हो, लंच भी हो उसके साथ, और रात को खाना भी जो है उसी, मतलब 2 टाइम एटलीस्ट इस्तेमाल हो। रात को सिर्फ गर्म करने की ज़रूरत पड़े, दोपहर वाली लंच वाला खाना पूरा शुरू से बनाना। तो बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो सिंथेसाइज करते हैं, वो अपने जो शूट्स और रूट्स और जो लीव्स वगैरह होते हैं उसके अंदर वो इजाफी ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में क्या करता है? स्टोर करता है। तो हम कहते हैं स्टार्च इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ज़ख़ीरा शुदा खुराक होता है प्लांट्स का, फलों के अंदर पाया जाता है जब तक फल कच्चे होते हैं। इसका फार्मूला है C6H10O5 और है होल N। मेरी बात गौर से सुनना, मैं कोशिश कर लूँगा 3 लाइन में इसको आपको इसका खुलासा आपको दे दूँ। कितना आसान होगा कि अगर मैं ये कह दूँ कि, बहुत गौर से, अगर मैं यहाँ N की जगह 10 लिखूँ, क्या लिखूँ? मैं N की जगह 10 लिखूँ तो कार्बन कितने बनेंगे? 60 कार्बन आएगा यहाँ पे, 10 6 60 मल्टीप्लाई होंगे ना सारे। हाइड्रोजन कितना होगा? 100,
ऑक्सीजन कितने होंगे? 50। आप ज़रा सोच ले सिर्फ कि 50 कार्बन, 100 हाइड्रोजन, ठीक है, 60 कार्बन, 100 हाइड्रोजन और 50 ऑक्सीजन। इसको कैसे, किधर ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे रखना है, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे, कार्बन कैसे कैसे? चलो इसको भी आप कह दो कि चलो हो जाएगा किसी तरह। मैं अगर यहाँ पे 100 लगा लूँ, 600, 1000 हाइड्रोजन, 500 ऑक्सीजन। अब आप इसका स्ट्रक्चर बना लें। यानी अगर ये स्ट्रक्चर में मतलब आपको कार्बन किसी कागज़ के ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे बना के आपको दे दूँ कि इसका स्ट्रक्चर बना लो अभी, अब लाजमी बात है, पता नहीं आप हफ्ते महीने लगाएंगे, सर ये इधर क्या हो गया, इधर कैसे हो गया, तो क्या शो कर रहा है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मज़ीद यहाँ पे 1000 लगा लें, 6000, 10,000 और 5000। आप अपने जहन में सिर्फ कैलकुलेट करते जाओ कि अगर मैं यहाँ पे 100,000 लगा लूँ तो फिर उसके बाद सबकी बत्तियाँ बंद होंगे और सारे किताब बंद करें, और अगर बाहर जाके या तो किताब डस्टबिन में, या फिर जो है वो जो कबाड़ी वाले को कि यार ये तो ये पढ़ने वाली चीज़ें है यार, ये पता नहीं सर हमें पागल करके छोड़ देगा, छोड़ो स्कूल। मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, मुख्तलिफ एटम्स, मैंने कहा था कहीं पे हज़ारों और लाखों तक चली जाती है और मिलियंस तक चली जाती है। तो जब वो मिलियंस तक चली जाती है, इसका मतलब है उन कंपाउंड्स को समझना, पढ़ना, ये दिल और गुर्दे वाली बात होती है। जिसका दिल और गुर्दा सही है पढ़ें, मेहनत करें कल। लेकिन ये है कि दिस इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, दिस इज़ नॉट दैट टफ। कहने का मकसद ये है कि सिंपली हम इस वर्ड के साथ इसको वाइंड अप कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और with the increase in number of carbon atoms, the complexity increases, and organic compounds with the 1000 and 10,000 and over plus carbon atoms and hydrogen atoms, they are highly complex. तो उसकी एग्जाम्पल स्टार्च है, उसकी एग्जाम्पल हमारी प्रोटीन है। आप देख ले, हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, हमारी प्रोटीन। देखिए हमारे बाल, हम तो बाल बड़ी आसान होती है ना कि बाल को समझना कि भाई हमारी बाल थोड़े बड़े हो गए, जाके हुजाम के पास काट दो ना, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे नाखून बड़े हो गए, अब अंदर कैसे बनती है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ये इल्म है, और हम कहते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसलिए होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की तादाद बहुत सारे होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि उनकी कम्प्लेक्सिटी होती है। प्रोटीन हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गई, जैसे ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन हमारे जिगर के अंदर जमा होने वाला जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन उसको कहते हैं। एनिमल्स के अंदर स्टोर होने वाला ग्लूकोज ग्लाइकोजन। तो दैट इज़ द रीज़न के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी कम्प्लेक्स। मैंने बहुत सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और उनकी बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती है। उन बॉन्डिंग को समझना, अलग अलग करना इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट थैंक्स टू साइंस एंड द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के दैट इनेबल्ड अस अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें।